वेलकम गाइस। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज़ 1905 से 1918 तक का फेज़ डिस्कस करेंगे। ये फेज़ जो है वो प्री गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे जो 1918 से पहले का इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको लीडरशिप जो है वो अदर प्रोमिनेंट लीडर्स ने प्रोवाइड किया था। इसके बाद जो 1914 में जब महात्मा गांधी इंडिया लौटे हैं तब से आगे का फेज़ जो है वो गांधीयन एरा हो जाता है। तो नेशनल मूवमेंट जो है 1905 से 1918 का फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई थी। तो हम लोग आज इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो डे ऑफ मॉर्निंग वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो डे ऑफ मॉर्निंग है इसमें मॉर्निंग की स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखिएगा, यू होता है, तो जो MOU होता है। और तो डे ऑफ मॉर्निंग रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है बंगाल के पार्टीशन से। जब अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ हुआ कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी अपने पीक पे है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए इंडिया को एडमिनिस्टर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो उन लोगों ने क्या किया कि बंगाल का पार्टीशन डिसाइड किया। तो बंगाल को 2 पार्ट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल एरिया है वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था और जो ईस्ट बंगाल एरिया था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। इस तरीके से उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ने की कोशिश की, जिससे जो नेशनल मूवमेंट है वो कमज़ोर पड़ जाए। और साथ ही साथ बंगाल जो था वो नर्व सेंटर था नेशनल मूवमेंट का, तो इन्होंने उस नर्व सेंटर को कमज़ोर करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया कि जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे, जो मेजॉरिटी में थे बंगाल में उसको बिहारी और उड़िया लोगों के साथ मिला करके उन्हें माइनॉरिटी में ले आए। लोगों को समझ में आ रहा था कि क्या करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जबकि ब्रिटिश ये कह रहे थे कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है। तो दिसंबर 1903 में ये अनाउंस किया गया कि आने वाले समय में बंगाल का पार्टीशन होगा। लोगों ने पेटिशंस लिखी, प्रेयर्स लिखी, अपोज किया, पर नॉन वायलेंट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड की कि बंगाल का पार्टीशन ना किया जाए। पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल का पार्टीशन जो है वो फाइनलाइज कर दिया गया। मतलब उस दिन बंगाल को पार्टीशन जो है उस दिन से इफेक्ट में आ गया। उस दिन लोगों ने 7 अगस्त 1905 को डे ऑफ मॉर्निंग के तौर पे मनाया। उस दिन लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया। लोगों ने, हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधी। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शो करता है। साथ ही साथ वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया। इस मूवमेंट से वंदे मातरम सॉन्ग बहुत ही पॉपुलराइज हो गया और आने वाले समय में ये इंग्लिशों को इसको बैन करना पड़ गया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये सॉन्ग लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जागृत कर रहा है। तो डे ऑफ मॉर्निंग वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिलेटेड टू स्वदेश बांधव समिति? बांधवगढ़ नहीं है, प्रिंटिंग एरर हो जाता है क्योंकि ऑटो प्रिडिक्शंस ऑन होते हैं। तो स्वदेश बांधव समिति से कौन रिलेटेड है? स्वदेश बांधव समिति से रिलेटेड है अश्विन कुमार दत्ता। स्वदेश बांधव समिति जो है वो जिस समय बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ उससे रिलेटेड है। अब बॉयकॉट मूवमेंट क्या है? जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया तो उस पार्टीशन से लोगों को लगा कि अब पेटिशंस देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत हो गया, पेटिशंस दिया, उन्होंने हमारी बात वैसे भी नहीं मानी, तो अब हम जो फॉरेन गुड्स हैं उनका बॉयकॉट करेंगे। तो बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट की स्थापना हुई। और इसमें क्या होता था, लोग फॉरेन चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे। धोबियों ने मना कर दिया कि जो अंग्रेज़ हैं उनके कपड़े नहीं धुलेंगे। लोगों ने उन स्कूलों को यूज़ करना बंद कर दिया जिसे इस्टेब्लिश इंग्लिश ने किया था, वहाँ एजुकेशन लेना बंद कर दिया। तो जब वहाँ की चीज़ों को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमें खुद की इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ी। साथ ही साथ अगर हम उनकी सर्विसेज को नहीं यूज़ करेंगे तो हमें खुद की सर्विसेज बनानी पड़ेंगी। तो कई सारी ऐसी समितियाँ इस्टेब्लिश की गई जो लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करती थीं। तो अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बांधव समिति की इस्टेब्लिश किया था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड? तो बनारस सेशन जो है 1905 में हुआ था। बनारस सेशन को जो 1905 में हुआ था और बनारस सेशन को लीड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने।
तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो बनारस सेशन हुआ था, इसमें जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया गया था। फिर 1906 में हुआ कैलकाटा सेशन। कैलकाटा सेशन दादा भाई नौरोजी ने लीड किया था। इस सेशन के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। जो दो ब्रांचेस कांग्रेस की आ रही थी सामने, एक एक्सट्रीमिस्ट ब्रांच थी और दूसरी मॉडरेट्स थे। जो 1905 से पहले का फेज था, उससे मॉडरेट्स डोमिनेट किए हुए थे। इनको कहा जाता है कि ये लोग पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, मतलब भीख मांग रहे थे, भीख में मांग रहे थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दो। तो जो आने वाली जनरेशन्स थी, उसने देखा कि इतना पेटिशंस दे रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के साथ इनके टर्म्स भी अच्छे हैं काफ़ी, पर उसके बावजूद ब्रिटिशर्स हमें कोई किसी तरीके का कंसेशन नहीं देना चाह रहे हैं। वो हमें ना सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, ना हमें सेल्फ रूल करने देंगे। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, कि जो हम स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चला रहे हैं, इस मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रख के हम पूरे इंडिया में इसको फैलाएं। पर मॉडरेट्स को ऐसा नहीं लगता था। मॉडरेट्स ये सोचते थे कि अगर हमने ऐसा किया तो ब्रिटिश हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। तो 1906 में जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो ये चाहते थे कि जो सेशन है, वो सेशन को लीड करें लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर। पर मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि लोकमान्य या बाल गंगाधर तिलक उस सेशन को लीड करें। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और मॉडरेट्स नहीं चाहते थे ऐसा। तो मॉडरेट्स ने अपनी तरफ से दादा भाई नौरोजी का नाम प्रपोज किया कि ये कैलकाटा सेशन को लीड करेंगे। तो चूँकि दादा भाई नौरोजी बहुत ही सीनियर कांग्रेस के लीडर थे, इससे पहले वो मतलब दादा भाई नौरोजी इकलौते ऐसे कांग्रेसमैन हैं जो 3 बार कांग्रेस सेशंस को लीड कर चुके हैं अभी तक। टोटल हिस्ट्री में इकलौते कांग्रेस के ऐसे वो थे जो 3 बार कांग्रेस का सेशन लीड किए थे। तो दादा भाई नौरोजी का नाम प्रपोज किया गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सभी उनको रिस्पेक्ट करते थे। तो इस नाम पे फाइनली मुहर लग गई और किसी तरीके से ये सेशन हुआ। 1906 का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार किसी ने मतलब कांग्रेस के सेशन में सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई थी, सेल्फ रूल की मांग की गई थी। इससे पहले ऐसी कोई मांग रिटर्न में कहीं भी नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ कि इस बार तो दादा भाई नौरोजी ने कैलकाटा सेशन में लीड कर दिया। नेक्स्ट है 1907 में। तब तक क्या हुआ था कि ये क्लियर होने लगा था कि एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के वे अलग अलग हैं। वो दोनों ही अपने अपने ढंग से नेशनल मूवमेंट को चलाना चाहते थे। तो सूरत सेशन में फिर से वही बात आई कि तिलक को ये लोग चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट की तिलक और बाल गंगाधर जो है वो लीड करें, पर जो मॉडरेट्स थे वो नहीं चाहते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम सूरत में ये सेशन करा देते हैं तो तिलक तो कर नहीं पाएंगे लीड, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा रूल होता था कि जहाँ का है व्यक्ति, अगर उसके स्टेट में कांग्रेस का सेशन हो रहा है तो वो लीड नहीं कर सकता। इसीलिए इस सेशन को सूरत में कराया गया और इस सेशन को लीड किया था रासबिहारी घोष ने। इस सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के 2 ब्रांचेस में बढ़ गए और कांग्रेस टूट गया। तो इसीलिए इस सेशन को सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1907 का सेशन है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो करेक्टली नहीं मैच है वो सूरत सेशन है, क्योंकि सूरत सेशन को रासबिहारी घोष ने, ध्यान रखिएगा, रासबिहारी घोष और रासबिहारी बोस 2 अलग अलग लोग हैं। रासबिहारी बोस एक्सट्रीमिस्ट थे और एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी थे, और जो रासबिहारी घोष थे वो मॉडरेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स वर स्टार्टेड बाय। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाल, नन ऑफ द अबव। सबसे बड़ी बात कि तीनों के तीनों लोग जो हैं वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नेम हैं। फिर उसके बाद गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स जो था वो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? लोगों में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल पे अगर ये हम लोग कोई उत्सव आयोजित करते हैं तो सभी लोग आते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज करो तो हर तरीके के लोग नहीं आते हैं, स्पेशली कॉमन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पर अगर वही कोई धार्मिक उत्सव होता है तो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को पॉपुलराइज किया बाल गंगाधर तिलक ने। पर इन फेस्टिवल्स के साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई कि चूँकि शिवाजी ने औरंगजेब
शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई हुई थी और शिवाजी ने औरंगजेब को डिफीट किया था और उनकी डिफीट को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया गया, तो मुस्लिम्स ने इन्हें इसे कम्युनल मतलब उन्होंने सोचा कि उनके अगेंस्ट बात हो रही है, तो इस वजह से इन फेस्टिवल्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था मुस्लिम का, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो इससे पहले देखी गई थी स्वदेशी और बाइकॉट में, वो इन फेस्टिवल्स में मिसिंग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसके फाउंडिंग मेंबर्स में कौन आते हैं? बहुत लोग इसमें गेस कर रहे होंगे मोहम्मद अली जिन्ना। तो हम आपको बता दें कि जब मुस्लिम लीग फाउंड हुई थी तो उसके फाउंडिंग मेंबर में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। उसके फाउंडिंग मेंबर थे नवाब सलीमुल्लाह और इसके अनदर फाउंडिंग मेंबर थे आगा खां। तो दो लोगों ने मिलकर इंडियन मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की थी। ये बात है 1906 की। शिमला डिप्यूटेशन था 1906 का। ये लोग गए और उस समय जो लॉर्ड मिंटो इंडिया के वाइसरॉय थे उनसे मिले। तो उस समय ये 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है या जो मॉर्ले मिंटो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का आने वाला था, तो इन लोगों ने एक्ट आने वाला था। तो ये लोग गए और इन्होंने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। तो इनको क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस वहाँ से होने वाले थे, तो इनको लगा कि अगर इलेक्शंस इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं तो हम माइनॉरिटी में हैं, हमको कम सीट्स मिलेंगी और हम जीत नहीं पाएंगे, तो हम लोग माइनॉरिटी में, गवर्नमेंट में भी माइनॉरिटी में हो जाएंगे, तो हमारे हित जो हैं वो प्रभावित होंगे इससे। तो जब ये लोग 1906 में शिमला डिप्यूटेशन पे लॉर्ड मिंटो से मिले, तो लॉर्ड मिंटो ने इनको सजेस्ट किया कि आप अपनी एक पार्टी बनाइए और उस पार्टी हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, आप लड़िए और आप जीतिए। तो 1906 में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने मिलकर इंडियन मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की। इसको यूज़ किया ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के अगेंस्ट। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की एक कोशिश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु थ्रू बम एट कैरियर सपोज टू बी कैरिंग किंग्सफोर्ड। एक्चुअली किंग्सफोर्ड जो था वो एक मुजफ्फरपुर का एक जज था, बहुत ही अनफेमस जज था। जो इंडियंस थे उनके साथ इसका व्यवहार बहुत ही खराब था। तो इसके ऊपर जो बम फेंका था वो फेंका था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। तो इसका आंसर है 3, 1 and 2 बोथ। पर हुआ क्या कि उन्होंने बम फेंका ये सोच के कि इसमें किंग्सफोर्ड जा रहा है, पर ऐसा नहीं था। उसमें जा रही थी 2 लेडीज़ और उन लेडीज़ की डेथ हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने उसी समय खुद को गोली मार के खुद की हत्या कर ली। खुदीराम बोस पकड़े गए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे कई सारे न्यूज़पेपर के नेम दिए गए हैं और वो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो पंजाबी न्यूज़पेपर जो है वो लाला लाजपत राय का है, ये सही है। भारत माता न्यूज़पेपर अजीत सिंह का है, ये भी सही है। द सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत प्रोमिनेंट लीडर है। अजीत सिंह भी बहुत फेमस है। अजीत सिंह भगत सिंह के अंकल थे और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस को इस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ ये न्यूज़पेपर निकालते थे द सोशियोलॉजिस्ट। फिर वंदे मातरम जो है, ये न्यूज़पेपर जो है वो मदनलाल ठीकरा का नहीं है, ये न्यूज़पेपर है मैडम भीखाजी कामा का। मैडम भीखाजी कामा ये न्यूज़पेपर निकालती थी और आगे चल के इसको ऑपरेट किया अजीत सिंह ने। तो इसमें जो आंसर जो करेक्टली मैच नहीं है वो मदनलाल ठीकरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश्ड न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इन 1893-1904। तो किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखी? सॉरी, ये एक बुक है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये लिखी है अरबिंदो घोष ने। अरबिंदो घोष जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और अरबिंदो घोष ने ये बुक लिखी थी क्योंकि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे जो पुराने मेथड से उनसे जिनसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड की जा रही थी, जो 3 Ps थे, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी थी, उससे। तो उन्होंने उन लोगों को ध्यान में रख के ये बुक लिखी थी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरबिंदो घोष ने। Who was the first Indian included in the Viceroy's Executive Council? तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर को इंक्लूड करने की जब बात होती है तो हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था? मॉर्ले क्या है? उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया है कि बेटरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। तो 1858 के एक्ट में एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। तो
वो है मॉर्ले। और मिंटो क्या है? मिंटो इंडिया में वाइसरॉय है, क्योंकि 1815 के बेटरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, वो बदल के वाइसरॉय कर दिया गया। तो 1909 में जो मॉर्ले मिंटो एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए, पर इलेक्शंस डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट थे। जो लोकल मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल मेंबर्स को चुनते थे, एक कोलिजियम चुनते थे, वो कोलिजियम प्रोविंशियल मेंबर्स को चुनता था, प्रोविंशियल मेंबर सेंट्रल मेंबर्स को चुनते थे। और 1909 में ये कहा गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो है वो मेजॉरिटी होगी। पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी होने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नहीं थे, नॉन इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स ज़्यादा होते थे। तो अगर नॉमिनेट कर रही तो गवर्नमेंट अपनी सुविधा को ध्यान में रख के लोगों को नॉमिनेट करेगी, ना कि इंडियंस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ जो 1909 का ये एक्ट था, इस एक्ट ने कहा कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले इंडियन मेंबर जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड हुए थे वो थे सत्येंद्र सिन्हा। आपको लग रहा होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर भी बहुत फेमस नेम है। हाँ, ये बहुत फेमस नेम है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये पहले ICS थे, जो उस समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज थी, ये पहले ICS थे इंडियन जो इसको क्वालिफाई किए थे। तो इसका आंसर है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहला इंडियन इंक्लूड किया गया वो सत्येंद्र सिन्हा है। फिर कोमाटागारो इंसिडेंट टुक प्लेस। कोमाटागारो इंसिडेंट बहुत ही फेमस इंसिडेंट है इंडियन हिस्ट्री में। ये 1914 में हुआ था। कोमाटागारो इंसिडेंट जो है वो, कोमाटागारो क्या है? सबसे पहले कोमाटागारो एक शिप था, ठीक है। कोमाटागारो जो था वो एक शिप था। ये शिप क्या कर रहा था? इंडियन कुछ पंजाबी इंडियंस थे जिनमें पंजाबी मुस्लिम थे और सिख थे, उनको सिंगापुर से लेके कनाडा जा रहा था। पर कनाडा जब ये लोग पहुंचे तो वहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को उतरने देने से इनकार कर दिया। ऐसा उसने जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर प्रेशर में किया था। फिर इन लोगों को वापस भेज दिया गया। जब ये लोग कैलकाटा पोर्ट पे पहुंचे तो इन लोगों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन को बोर्ड करने से मना कर दिया। एजिटेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज वगैरह की, जिस वजह से लगभग 22 लोगों की डेथ हो गई। तो ये इंसिडेंस जो है वो बहुत ही फेमस इंसिडेंस है, क्योंकि इसने जो सिख थे और पंजाबी मुस्लिम्स थे उनको नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड किया। स्पेशली गदर पार्टी के लिए ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, एक मौका था लोगों को नेशनल मूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट करने का। गदर पार्टी जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी, और इसके जो मेन लीडर्स हैं उनमें से एक थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स दिए गए हैं या मैगजीन्स दी गई हैं, उन्हें कौन निकालता था? इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत, आपको बताना है। कॉमनवेल्थ एनी बेसन का है, सही है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनी बेसेंट कौन थी। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, इंडिया आई थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो अडयार में था, पुडुचेरी के पास, चेन्नई के पास। और साथ ही साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क में। इसको इस्टेब्लिश किया था मैडम ब्लाटोस्की ने, और एल्कॉट, उनके साथ एल्कॉट थे, दोनों लोगों ने मिलके। एनी बेसेंट बाद में की प्रेसिडेंट बनी। तो एनी बेसेंट ने न्यूज़पेपर निकाला था कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट ने एक और बहुत फेमस काम किया था, वो था होम रूल लीग। इस क्वेश्चन के बाद हम होम रूल लीग को डिस्कस करेंगे। 1916 इंडियन हिस्ट्री में होम रूल लीग के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। फिर न्यू इंडिया, ये एक अनदर मैगजीन है। ये मैगजीन किसने निकाली थी? ये मैगजीन भी एनी बेसेंट ने निकाली थी। तो हमारा जो ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, ये करेक्टली मैच नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक मैगजीन है यंग इंडिया। यंग इंडिया मैगजीन महात्मा गांधी निकालते थे, पर न्यू इंडिया मैगजीन एनी बेसेंट की है। फिर अल हलाल एक न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर मौलाना आज़ाद निकालते थे, फिर कॉमरेड मोहम्मद अली। तो जो 1916 का होम रूल लीग था, हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। 1908 में जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, मतलब कांग्रेस दो भागों में बट गई। फिर क्या हुआ कि 1908 तक धीरे धीरे जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों ही का आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। एक्सट्रीमिस्ट का इसलिए कमज़ोर पड़ गया क्योंकि उनको मास का सपोर्ट नहीं था, और
मॉडरेट्स ये समझ नहीं पाए कि जो 1909 के रिफॉर्म आ रहे थे, जिसके थ्रू कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाते हुए उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था और एक्सट्रीमिस्ट से अलग कर दिया था, वो यूज़फुल नहीं थी, क्योंकि उसमें ऐसे कोई कंसेशंस नहीं दिए गए जिसकी उन्होंने डिमांड की थी। सेल्फ गवर्नमेंट की तो कहीं पे बात भी नहीं की उन लोगों ने। फिर उसकी बात है एक्सट्रीमिस्ट, उनको भी ये रियलाइज़ हो गया, उनका बहुत अच्छे मतलब बहुत ही ज़्यादा रिप्रेशन किया गया, उनको सप्रेस कर दिया गया। हालात ये हो गए कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल भेज दिया गया। 1914 में वो जेल से लौट के आए। फिर बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ने संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय को देश छोड़ना पड़ा। तो ऐसे करके पूरा का पूरा, और अजीत सिंह को भी देश छोड़ना पड़ा। तो पूरा का पूरा जो कांग्रेस का जो मूवमेंट था वो एक स्टैंड स्टिल पे आ गया। फिर जब 1908 में लौट के 1914 में जेल से छूट के बाहर आए बाल गंगाधर तिलक, और जेल में उन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी। इस बुक के बारे में अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। उस बुक का नाम है गीता रहस्य। तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम की एक बुक लिखी थी। तो जब वापस लौट के आए तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मूवमेंट तो बहुत कमज़ोर पड़ गया है। मूवमेंट को गति देने के लिए और आम जनता को इंक्लूड करने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, होम रूल लीग। अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल लीग शुरू किया। इनका जो होम रूल लीग था वो कन्फाइंड था महाराष्ट्र में, यूनाइटेड प्रोविंस में, कर्नाटका में और बिरार में। उसके अलावा जो पूरा इंडिया था उसमें होम रूल लीग चलाया एनी बेसेंट ने। ये सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की। ये दोनों ही मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने मास को जोड़ा इस स्ट्रगल से, इंडियन नेशनल स्ट्रगल से। पर ये बहुत ज़्यादा फेमस ये भी नहीं हो पाया था, और लेकिन इसने एक मंच तैयार किया गांधी के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सीखा कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूरे मास को लेके चला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द वॉइसरॉय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उस समय वॉइसरॉय कौन था? उस समय वॉइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डफरिन जो है वो भी बहुत फेमस गवर्नर जनरल था, बहुत ही फेमस था। क्यों? क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो था वो इंडिया का गवर्नर जनरल था। और उससे 1885 ओके वॉइस रॉय था, इसे वॉइस रॉय कहेंगे। डेजिग्नेशन उस समय वॉइस रॉय का चल रहा था। ऐसा माना जाता है, एक थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। वो थ्योरी ये कहती है कि कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में डफरिन का बहुत योगदान था। डफरिन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर जो पढ़े लिखे लोग थे इंडिया के, उन लोगों अगर वो लोग हेजिटेट करना शुरू कर देते तो एडमिनिस्ट्रेशन चलना मुश्किल हो जाता। तो उन्हें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने दो, मंच पे बैठ के वो लोग आपस में बातचीत करेंगे, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। निकला तो ठीक, नहीं निकला तो ठीक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसे सेफ्टी वॉल थ्योरी कहते हैं। ये विलियम वेडबर्न ने अपनी बुक में लिखी है। क्योंकि आपको पता होगा कि कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने इस्टेब्लिश किया था। वो एक इंग्लिशमैन था, एक ब्यूरोक्रेट था। लेकिन ऐसा जो नए हिस्टोरियंस हैं वो इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी को गलत मानते हैं। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस को तो इस्टेब्लिश होना ही था, आज नहीं होती तो 10 दिन बाद होती। बस A.O. ह्यूम के होने से क्या हुआ कि ये एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कर रही थी कांग्रेस को रिप्रेशन से। क्योंकि अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है तो ये कांग्रेस ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। क्योंकि अगर कोई ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व है तो कभी भी किसी गवर्नमेंट को ये नहीं लगेगा कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं। उनको हमेशा ये लगेगा कि ये लोग सही काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व है। तो कांग्रेस ने A.O. ह्यूम को यूज़ किया था। तो गाइज़, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है मैंने 1905 से 1918 तक का फेज़। एक्चुअली इसमें 1918 नहीं, मैं कहूँगी 1914 तक का फेज़ था। इसके आगे अब हम चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सभी कुछ आगे चल के नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि नॉलेज शेयर करना सबसे अच्छी बात होती है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो गाइज़, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिए। जिनके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी मन लगा के करिए क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज़।